All right, hi everyone. Good afternoon. Just a minute. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yeah, hi. Good afternoon, everyone. All right. So आप लोगों का last class का discussion started with this second half of the chapter periodic properties. याद है सब लोगों को last class में क्या क्या देखा था हम लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. हम लोगों ने filling of periodic table देखा था. sir. थोड़ा बहुत practice sir. किया था. Yes, sir. ठीक है. I hope धीरे धीरे आप लोग ये याद रखना शुरू कर दोगे. ऐसा नहीं कि उस क्लास में पढ़ाया तो उस क्लास में भूल गए. आई होप लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो रिवाइज करके आए होगे. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. एंड देन टुवर्ड्स द एंड वी वर डिस्कसिंग दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड एज जेड इफेक्टिव और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है. क्या होता है ये, कैसे इसका कैलकुलेशन रहता है, वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा था विद दिस एग्जांपल. ठीक है. आखिरी में एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी का डेटा मिल जाएगा तो उसके बेसिस पर आप ये अज्यूम कर सकते हो कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाइपोथेटिकली हाउ मच न्यूक्लियर चार्ज इट वुड बी एक्सपीरियंसिंग. ठीक है. जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है उनको आपने अज्यूम कर लिया कि दे आर ऑल शील्डिंग द इलेक्ट्रॉन, सॉरी शील्डिंग द न्यूक्लियस, एंड बिकॉज ऑफ दैट द आउटर इलेक्ट्रॉन डजंट एक्सपीरियंस द कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज. और ये एक सैम्पल कैलकुलेशन भी आपके साथ शेयर किया था. द रीजन व्हाई वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाज दैट ये जो प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इन सब में ये एक फंडामेंटल फैक्टर की तरह रहता है. इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस दीज प्रॉपर्टीज लाइक साइज ऑफ एटम या आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एटम की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन सब में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा. ठीक है. Alright. Sir, Z effective is always measured for the outermost electron. Yes. We will be discussing it primarily only for outermost electron. All right. Having said this, अब आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना. I am going to discuss with you calculation of Z effective या calculation of sigma. Sigma क्या होता है? What is sigma? Shielding. Shielding constant और screening constant. ठीक है. इसको shielding constant या screening constant बोलते हैं. Now ये किसकी वजह से आता है? Sir, electron repulsion. जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इफ आई एम डिस्कसिंग विद यू सोडियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन सबको लिखना आता है? हाँ सर. Yes, sir. 1s2 2s2 2p6 3s1, राइट. इसमें 3s1 मेरा आउटर इलेक्ट्रॉन हो गया. Yes, sir. Yes, sir. और ये जो 1s 2s 2p के इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या हो गए? इनर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना? Yes, sir. Yes. Now what we are saying is that this outer electron, ठीक है, this outer electron doesn't experience complete nuclear charge. ठीक है. This outer electron doesn't experience complete nuclear charge because these inner electrons shield it. ठीक है. These inner electrons shield or you can say screen the nuclear charge. अब if I was to calculate that कितना शील्डिंग हो रहा है या कितना स्क्रीनिंग हो रहा है by these inner electrons, then the ideal way would be to
understand each and every electron and how it is shielding the nuclear charge. That should be the ideal or the robust way. ठीक है, 1s का जो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कर रहा है, क्या 2s का भी उतना ही शील्डिंग करेगा? नो सर. राइट, 2p का इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट शील्ड करेगा ना, बिकॉज द वे इन विच देयर प्रोबेबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड 1s की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट डेंसिटी लाइक इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रीजन. ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है ना, ये 2p के ऑर्बिटल्स होंगे. राइट, सो बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन ऑफ how these electrons ka probability is distributed, we can make this fair enough assumption that each electron would be shielding in its own way. है कि नहीं? Yes, sir. Okay. Now, the problem is that if we go by this approach कि हम लोग हर एक इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग कैलकुलेट करने जाएं तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है, इट विल बिकम अ मच डिटेल्ड वर्जन ऑफ स्लेटर्स रूल. ठीक है, काफी डिटेल्ड वर्जन हो जाएगा ये. However, currently when we are going to talk about this Slater rule, when we are going to do this calculation of sigma, we are not going to go with the detailed version, we are going to go with a simplified version. ठीक है, simplified version में मैं क्या करूंगा? simplified version में मैं ग्रुप्स क्रिएट कर दूंगा. ठीक है, कि ये वाले जो ग्रुप के इलेक्ट्रॉन है ये इतना शील्डिंग कॉज कर रहे होंगे, ये वाले ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स कुछ और शील्डिंग कॉज कर रहे होंगे. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करूंगा आपके सामने. क्यों? बिकॉज द डिटेल्ड वन इज नॉट रियली पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. वी डोंट रियली नीड टू गेट इनटू दैट ईच इलेक्ट्रॉन लेवल अंडरस्टैंडिंग. दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मोर मैथ, a lot of more dedicated understanding of quantum mechanical model. ठीक है, तो हमको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. हम लोग ये सिंप्लीफाइड वर्जन के साथ में ही काम करेंगे. हम लोग देखेंगे इनर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कर रहे हैं तो इनर इलेक्ट्रॉन्स में लाइक ग्रुपिंग कर देंगे हम लोग और देखेंगे कि कैसी शील्डिंग हो रही है. राइट, और ये जो सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, इसका प्रूफ भी मैं आपको नहीं दूंगा. ठीक है, आप मुझसे पूछोगे सर इसका प्रूफ क्या है, कैसे डिसाइड किया है? It is not something which I have decided. It is based upon ionization energy का empirical data. ठीक है, empirical data समझ में आता है? What does the word empirical mean? Original. Data. Empirical आप मान लो ऐसे approximate, ठीक है, या roundabout. ठीक है, empirical is used in that sense कि it is not something which is very robust, very accurate. वैसा डेटा नहीं है. like ionization energy का डेटा लिया और उससे एक observations ड्रॉ करके ये simplified version of Slater rule बनाया गया है. ठीक है, अब क्या है ये Slater rule मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ. तो यहाँ पे नोटिस करना. ठीक है, दो इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग रहेगी यहाँ पे. अंडरस्टैंडिंग नंबर 1, इनर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा शील्डिंग करेंगे एज कंपेयर टू अ रिलेटिवली आउटर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो इसका मतलब ये हो गया. ठीक है, 1s इलेक्ट्रॉन shields more than 2s electron. Yes sir. ठीक है, ये लॉजिकली आप समझ सकते हो. Yes, sir. मतलब Yes, sir. आप ऐसे इमेजिन करो ना कि मतलब इमेजिन दिस लाइक अ
से स्ट्रीट परफॉर्मेंस हो रही है, ठीक है, और ये बीच में आर्टिस्ट है, राइट। अब इस आर्टिस्ट के पास वाले जो लोग रहेंगे, ठीक है, वो सबसे ज्यादा स्क्रीन करेंगे ना इस आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस। जो और दूर बैठा है आदमी, राइट, वो पास वाला स्क्रीन करेगा, दे विल स्क्रीन लेस एज कंपेयर टू जो यहाँ पास में बैठा है, यस सर, राइट। तो जो पास के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, दिस इज अ वेरी क्रूड एनालॉजी जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो पास के इलेक्ट्रॉन होंगे अराउंड द न्यूक्लियस, दे विल बी कॉजिंग मोर शील्डिंग, ठीक है। तो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये हो गई। दूसरा यहाँ पे आप नोटिस करना, ठीक है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग आपके लिए इस तरीके से रहेगा, अगर हम विद इन द सेम सबशेल बात करें, ठीक है, विद इन द सेम सबशेल, सॉरी विद इन द सेम शेल हम डिफरेंट डिफरेंट सबशेल के बारे में बात करें, तो यहाँ पर भी हम लोग एक ट्रेंड ड्रॉ कर सकते हैं। ये ट्रेंड कैसा है, दैट penetration power of s orbital is greater than that of p orbital। ये याद है अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, what did penetration power mean? Does anyone remember this term? Closeness to nucleus. सर जितने ज्यादा मैक्सिमा होता है Max. उतने, It was a measure of closeness to the nucleus। ठीक है, the more the time spent closer to the nucleus, the more is the penetration power of that electron, right? And based upon those diagrams we had concluded that s orbitals have a greater shielding power or a greater penetration power as compared to p। ठीक है, याद है इनके डायग्राम, ऑर्बिटल के डायग्राम, ये सर 3s 3p और 3d को कंपेयर करना, राइट, ये न्यूक्लियस के अराउंड s का ऑर्बिटल है, ठीक है, ये p का ऑर्बिटल होगा, ठीक है, ये d का ऑर्बिटल होगा। लाइक किसके इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है अराउंड द न्यूक्लियस? s का पेनिट्रेशन पावर p से ज्यादा, p का d से ज्यादा होता था, राइट। तो शील्डिंग भी कैसी होगी, s के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अच्छी शील्डिंग करेंगे एज कंपेयर टू p, एज कंपेयर टू d, एज कंपेयर टू f, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे नोटिस करना, इफ आई आस्क यू दिस थिंग, 3s इलेक्ट्रॉन will shield more or less than 3p electron? क्या आंसर रहेगा आपका? More. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Within the same shell, s का shielding will be greater than p, will be greater than d, will be greater than f। ठीक है, तो हमें एक कुछ बेसिक ट्रेंड के बारे में आइडिया लगा, ठीक है। आइडियली, ठीक है, इफ यू आस्क मी आइडियली मैंने आपको क्या बताया, हर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया आपके सामने, हर एक इलेक्ट्रॉन की अलग अलग शील्डिंग होगी, ठीक है। 1s की 2s से ज्यादा होगी, 2s की 2p से ज्यादा होगी, ठीक है। 2p में भी फर्क पड़ेगा, 2p x का इलेक्ट्रॉन है कि 2p y का है कि 2p z का है, क्योंकि हर एक का अलग अलग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। उसमें भी एक और डिटेल ये आ जाती है, अपस्पिन इलेक्ट्रॉन्स अपस्पिन की ज्यादा शील्डिंग करेंगे, डाउनस्पिन की, बट आपको उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाइड वर्जन पढ़ रहे हैं। सिंप्लीफाइड वर्जन में कितना तक मैंने आपको बताया, ध्यान में समझना है, ये 2 पॉइंट्स, कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा शील्डिंग करेंगे, राइट। तो कोई फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, वो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा शील्ड करेगा। इज दैट ओके? Yes, sir. एंड दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, कि सेम शेल के अंदर s का इलेक्ट्रॉन p से ज्यादा, p का d से ज्यादा, d का f से ज्यादा शील्ड करेगा। इतना ध्यान में रख सकते हैं? Yes, Yes, sir. गुड इनफ। तो इनके बेसिस पर यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है, देयर आर certain rules that have been described to calculate this effective nuclear charge। और
शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, कैसा रहेगा यहाँ पे आप नोटिस करना। लेट्स से मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आई एम टेकिंग आयरन एज एन एग्जांपल। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन सबको ड्रॉ करना आता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आयरन का कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आयरन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 4H2. 4s. राइट, दिस इज योर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन केस ऑफ आयरन। ठीक है, और अगर मैं Fe2+ के बारे में बात करता हूँ तो Fe2+ में क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा रहेगा? 3d. 3d6. राइट, 3d का इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो अब मैं ये दो एग्जाम्पल कंपेयर करूंगा, एक Fe का और एक Fe2+ का। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि Fe में जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो कितना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, और Fe2+ में जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो कितना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू नाउ ऑब्जर्व। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेप्स क्या क्या रहेंगे कैलकुलेट करने के। अभी जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना, ये स्टेप्स कहाँ से डिराइव हुए हैं, कैसे इनका प्रूफ आया, वो सब में जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बस आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि ये जो सिग्मा है, ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो किन गाइडलाइंस पे कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, मैं इनको गाइडलाइंस बोलूंगा, मैं इनको रूल्स भी नहीं बोलूंगा, बिकॉज दे आर नॉट रोबस्ट। ठीक है, ये रोबस्ट नहीं है, ये लाइक एम्पेरिकल है, अप्रोक्सीमेट मेथड है, अप्रोक्सीमेट स्टेप्स है टू कैलकुलेट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, कैसे हैं ये स्टेप्स, एक एक करके नोटिस करना। पहला स्टेप है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ये नोबल गैस वाला मत लिखना, पूरा लिखना 1s से 2s 3s पूरा। एंड इसमें कोशिश ये करना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n में जाओ। ठीक है, मतलब वैसे आपको पता है कि 4s पहले भरता है फिर 3d का नंबर आता है, राइट, ये आप लोगों को पता है ऑलरेडी, बट डोंट राइट 4s पहले। ठीक है, आप एक साथ लिखते जाओ शेल बाय शेल, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 1s फिर 2s 2p फिर 3s 3p 3d फिर 4s। ठीक है, अगर और हायर एटॉमिक नंबर का हुआ तो 4s 4p 4d ये और 4f ये चारों एक साथ लिखना, फिर उसके बाद 5s का इलेक्ट्रॉन लिखना। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n में जाना है, ये पहला स्टेप है। ठीक है, तो ये सिर्फ स्क्रीनिंग कैलकुलेट करते टाइम ही करना है ना, नॉर्मल टाइम्स में तो ऑफ-बॉक्स रूल के हिसाब से लिखेंगे ना? हाँ, नॉर्मल टाइम्स में ऑफ-बॉक्स के हिसाब से चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप आइडेंटिफाई करो कि हमें किस इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कैलकुलेट करनी है। ठीक है, विच इन अदर वर्ड्स इज सेइंग दैट यू आइडेंटिफाई विच इज द आउटर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई करा दैट हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन कौन सा है। अगर हम लोग Fe का एग्जांपल देख रहे हैं 4s. है ना, तो इन Fe 4s इज आवर आउटर इलेक्ट्रॉन, और अगर मैं Fe2 के बारे में बात कर रहा हूँ तो इट इज 3d. 3d। ठीक है, अब ये मैंने दोनों एग्जांपल अलग अलग क्यों लिए, क्योंकि अब इसके बाद में अगर आपका आउटर इलेक्ट्रॉन 4s में है, ठीक है, या s या p सब शेल में है, तो उसके लिए एक सेट ऑफ स्टेप्स है, और अगर आपका आउटर इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में या f सब शेल में है तो उसके लिए थोड़े से अलग स्टेप्स हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने दो एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग 4s वाला नोटिस कर लेते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे नोटिस करना दैट 4s के स्टेप्स कैसे रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन 1 में 4s के स्टेप्स, और फिर मैं कैलकुलेशन 2 भी आपको कराऊंगा जिसमें 3d के स्टेप्स हम देखेंगे। पहले 4s के ऊपर देख लेते हैं।
स्टेप 3 क्या है यहाँ पे? क्रिएट ग्रुप्स। ठीक है, कैसे ग्रुप्स क्रिएट करना है यहाँ पर? NSNP सबसेल एंड NDNF। नहीं, वो सबशेल नहीं है, कुछ अलग लॉजिक है। ठीक है, आप दिमाग मत लगाओ, आप बस याद रखो। ओके यहाँ पर NS और NP को एक ग्रुप में डाल देना है। ठीक है, ध्यान से नोटिस करना है यहाँ पर। क्रिएट ग्रुप्स कैसा है? NSNP एक ग्रुप में रहेगा एंड ND अलग ग्रुप में रहेगा एंड NF अलग ग्रुप में रहेगा। ठीक है, इस तरीके के ग्रुप आपको क्रिएट करना है। तो जैसे आपके सामने मान लो ये कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा था, ठीक है, 1s2 2s2 2p6, तो इसमें आपको कैसा समझ में आ रहा है? ये 1s एक ग्रुप हो गया, ठीक है, देन 2s 2p ये एक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर, समझ। Yes, sir. 2s 2p अलग ग्रुप हो गया, देन 3s 3p ये अलग ग्रुप हो गया, देन 3d को अलग ग्रुप में क्लासिफाई करना, 3d इज अलग ग्रुप। ठीक है, फिर 4s 4p का एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, 4d का अलग, 4f का अलग, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर आप आगे भी जाते जाओगे तो इस तरीके की ग्रुपिंग करनी होगी आपको। सर 4D 4F एक साथ नहीं आएगा? नहीं, एक साथ नहीं, अलग अलग ही है। ओके सर। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप नेक्स्ट नोटिस करोगे स्टेप 4, डिपेंडिंग अपॉन हमारा जो आउटर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने टेस्ट इलेक्ट्रॉन नाम लिख दिया उसको यहाँ पर, बट डिपेंडिंग अपॉन जो हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन है, हमारे अब अपकमिंग स्टेप्स थोड़े से डिफर करेंगे। तो अगर हम लोग Fe वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग Fe वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं तो उसमें हमारे स्टेप्स थोड़े से अलग रहेंगे, क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन उधर NSNP ग्रुप में रहता है ना? आउटर इलेक्ट्रॉन मेरा NSNP ग्रुप में है ना? और अगर मैं Fe2+ का एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो Fe2+ में मेरा आउटर इलेक्ट्रॉन NDNF ग्रुप में, तो उसमें थोड़े से अलग स्टेप्स रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फोकस कर लेते हैं ऑन द Fe का एग्जाम्पल, आयरन का एग्जाम्पल, जिसमें हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन 4s में प्रेजेंट है, NSNP ग्रुप में है। ठीक है, इसमें क्या क्या स्टेप्स प्रेजेंट है, एक बार मैं फटाफट स्टेप्स बताता हूँ, फिर उनको कैलकुलेशन के फॉर्म में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले एक बार स्टेप्स नोटिस कर लेना। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द टू द राइट ऑफ NSNP ग्रुप डजंट कॉज स्क्रीनिंग। मतलब जो हमारे NSNP ग्रुप में जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, वैसे तो वही आउटर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बट इन केस अगर उसके और राइट में कोई ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो हम लोग उनका स्क्रीनिंग में काउंटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप यहाँ पे नोटिस करना, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम NSNP ग्रुप। ठीक है, ये बी वाला पॉइंट नोटिस करना, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम NSNP ग्रुप would contribute 0.35 each to sigma। ठीक है, 0.35 E बोल लो आप, बिकॉज हम लोग चार्ज के टर्म्स में ये कर रहे हैं ना कैलकुलेशन। जो Z इफेक्टिव होता है वो क्या होता है, Z माइनस सिग्मा, है ना? तो ये Z हम लोग क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक चार्ज, राइट? तो वो एटॉमिक चार्ज में हम लोग किस यूनिट्स में इस एटॉमिक चार्ज को डिस्क्राइब करते हैं? एलिमेंट्री चार्ज के फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं ना, एलिमेंट्री चार्ज के फॉर्म में डिस्क्राइब कर लेते हैं इसको, कि मतलब मान लो अगर मैं सोडियम एटम के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसका Z कितना है, व्हाट इज द Z ऑफ सोडियम? इट विल बी 11 E, एलिमेंट्री चार्ज ना? यस सर। Yes, sir. तो ये जो सिग्मा है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर वो कितना रहेगा फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम NSNP ग्रुप, दैट विल बी 0.35। ठीक है, अभी समझ में आएगा, थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे को एक बार सारे स्टेप्स पूरे करने दो। ठीक है, विद एन एक्सेप्शन ओवर है कि इन केस वी आर डूइंग फॉर हीलियम,
that value is 0.3, but in general it is 0.35. ठीक है. Then अगर इलेक्ट्रॉन n-1th शेल में प्रेजेंट है, ठीक है, if the electron is present in n-1th shell, then उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा 0.85 ईच. ठीक है. और अगर फिर इलेक्ट्रॉन n-2 या उससे लोअर शेल में प्रेजेंट है, तो द कंट्रीब्यूशन विल बी 1 ईच. ठीक है. नाउ इन पॉइंट्स को अब मैं एक साथ यूज करता हूं इन आवर एग्जांपल. ठीक है. सो यू रिमेंबर दिस एग्जांपल. दिस इज आवर आयरन का कॉन्फ़िगरेशन, है कि नहीं? Yes. Yes, sir. इसमें मेरा आउटर इलेक्ट्रॉन किधर है? इधर 4s में. 4s2. ठीक है. अब जो मेरा आउटर इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ के और कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन द सेम ग्रुप? एक सर. 1. 1. ब्लू में लिखा 1 समझ में आ रहा है? हाँ सर. Yes. और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है सिग्मा में हमने पढ़ा ऊपर? 0.35. Yes. 0.35. 0.35, राइट. तो वो हमने लिख लिया यहाँ पर. फिर अगला स्टेप क्या कह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स n-1th शेल में प्रेजेंट है, हमारा शेल नंबर कौन सा है जिसमें आउटर इलेक्ट्रॉन है? 4s2. है ना. तो शेल नंबर 4 हो गया. 4. n-1th शेल कौन सा हुआ? 3. Third. ठीक है. थर्ड शेल. तो अब आप यहाँ पे काउंट कर लो कि थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है. कैन यू सी 3s 3p 3d मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? Yes 14. sir. 14. 14, राइट. ये ग्रीन में यहाँ पे 14 लिखा हुआ है. और क्या लिखा हुआ है इस पॉइंट में? हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 0.85. 85. तो यहाँ पे 14 into 0.85 मैंने लिख दिया. ठीक है. फिर अगला पॉइंट क्या लिखा है? व्हाट इज द डी पॉइंट? ये वाला पॉइंट. इलेक्ट्रॉन इन द n-2th शेल एंड लोअर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 1 ईच. तो इसमें हमारा लाइक n हमारा 4 है, तो n-2th शेल क्या हो गया? सेकंड शेल. Second shell. और उसके Yes, ऊपर में हमारा फर्स्ट शेल भी काउंट हो गया. ठीक है. n-2th शेल एंड लोअर बोला जा रहा है ना. Yes sir. Yes, sir. तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर? 10. 10. ठीक है. 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. और 10 का यहाँ पे मैंने ऑरेंज में 10 लिख दिया. कितना कंट्रीब्यूशन बोला जा रहा है ऊपर? 1 each. 1 each. तो ये आपने यहाँ पर लिख कर ऐड कर लिए और आपका सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा 22.25. ठीक है. यहाँ पर नोटिस करना दैट दिस इज an empirical method. This is not something which would be, how you would want to do in a robust manner. जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर आपको रोबस्ट तरीके से करना है तो आप तो हर एक इलेक्ट्रॉन का ढूंढने बैठोगे. ये कितना सिग्मा निकाल रहा है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, हर एक कितना सिग्मा निकाल रहा है, इसके अंदर का हर एक कितना निकाल रहा है. उतनी डिटेलिंग में हमको जाने की जरूरत नहीं है. वी डोंट नीड टू गेट देयर. ये जो स्लेटर्स रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन हम लोग देख रहे हैं. और इस सिंप्लीफाइड वर्जन के पॉइंट्स आपको समझ में आए? Yes sir. सर एक Yes, क्वेश्चन sir. था. हाँ हाँ बोलो. सर 1 into 0.35 क्यों है? I got 2 into 0.35 like. एक तो हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन ही है ना जिसपे हम लोग Oh, शील्डिंग कैलकुलेट कर रहे that हैं. one is not counted, right, sir? हाँ हाँ, दैट विल नॉट बी काउंटेड. Okay, sir. जिसके लिए हम शील्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो कितना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज आवर आउटर इलेक्ट्रॉन, दैट इज आवर टेस्ट इलेक्ट्रॉन. उसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ग्रुप वो हम देख रहे थे. Yes, sir. सर वो ए पॉइंट का मतलब क्या था? टू द राइट ऑफ द ग्रुप वोंट बी काउंटेड. हाँ, मतलब वो बेसिकली इन केस समवन ट्राइज टू कैलकुलेट सिग्मा फॉर एन इनर इलेक्ट्रॉन व्हिच आई एनीवेज प्रोहिबिट. मतलब कोई अगर चाहता है कि सर 3D पे कितना शील्डिंग होगा, तो भी ये 4s कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, क्योंकि ये 3D के लिए आउटर हो गया ना. हाँ. शील्डिंग तो ये इनर वाले इलेक्ट्रॉन करेंगे ना. Yes sir. ठीक है. तो एनीवेज will only ask you to do shielding for outer electrons only. Inner electrons के लिए ये set of rules नहीं है. ठीक है, समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट. तो यहाँ पर हमने सिग्मा का कैलकुलेशन कर लिया. सिग्मा आ रहा है, ये आप एड अप कर दोगे.
ठीक है, थोड़ी मैथ्स लगाओगे तो ये 22.25 आ जाएगा। ठीक सर है, 11.9 है। जो भी है, अभी इस बच्चे ने कैलकुलेशन पता नहीं क्या करी है। 11.9 आ रहा है, 11.7 नहीं है। 11.9 आएगा। ठीक है, आप जैसा कह रहे हो। तो ये 22.25 आ जाएगा एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस z effective will come out to be z minus sigma which is 3.75। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो 3.75 इफेक्टिव प्रोटॉन्स का पुल एक्सपीरियंस कर रहा है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर मेरा आउटर इलेक्ट्रॉन NSNP में नहीं होता, ठीक है, अगर मेरा आउटर इलेक्ट्रॉन से NDNF में होता, ND या NF ग्रुप में, जैसे ये Fe2+ में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, Fe2+ में कैसा लिख रहा हूँ मैं? जो मेरा आउटर इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा वाला है? डिलीट करना है, नहीं चाहिए ना? नहीं, ये डिलीट करना है। अरे यार तू क्या होता है खुशी? ऐसा नहीं। छोटे भाई बहन बहुत अनोइंग होते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। सर मेरे घर पे मैं ही छोटा हूँ सर। तो वही सर। मेरे भी घर पे। हाँ, जो कुछ छोटे होते हैं ऐसे ही बोलेंगे। सर बहुत अच्छे होते हैं बड़े लोग सर, बहुत। हाँ हाँ, चलो ठीक है। अभी यहाँ पर नोटिस करो दैट अगर मेरा आउटर इलेक्ट्रॉन ND या NF ग्रुप में है ना, ND या NF ग्रुप में है, तो फिर हम लोग क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? तो पहला स्टेप तो वैसा का वैसा ही रह जाता है कि इलेक्ट्रॉन टू द राइट कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते स्क्रीनिंग में। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो सेम ND-NF ग्रुप में प्रेजेंट रहेंगे वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पर? 0.35। 0.35। ठीक है, तो ये भी एक्चुअली सेम ही स्टेप रह गया। जो सेम ग्रुप में है वो 0.35 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर अगला स्टेप नोटिस करना, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट टू द लेफ्ट ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट टू द लेफ्ट ऑफ ND-NF ग्रुप, ये कितना बोल दिया सीधे? 1। ऑल ऑफ देम आर कंट्रीब्यूटिंग 1 ईच टू सिग्मा। तो जैसे ये आपका Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें मेरा आउटर इलेक्ट्रॉन किधर प्रेजेंट रहेगा? 3d6। 3D में, राइट। तो उसको छोड़ के एक तो मैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन लूंगा ना, उसको छोड़ के उसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन है उसके ग्रुप में? 5। 5। तो ये बी वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स? 5 into 0.35। 5 into 0.35। ठीक है, और उसके लेफ्ट में, ठीक है, कितने यहाँ पे सारे लेफ्ट में आ गए उस ग्रुप के? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सब? 1 each। 1 each। 18 इलेक्ट्रॉन है, आप काउंटिंग करोगे 2 + 2 + 6 + 2 + 6, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 1 each। 18। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर सिग्मा? समझ में आ रहा है सिग्मा कितना हुआ? Yes, ये 19.75 हो जाएगा, yes sir। राइट। एंड बेस्ड ऑन दिस अगर आप Z इफेक्टिव कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है? 26 - 19.75, दैट इज 6.25। Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. All right. तो ये आपका सिग्मा कैलकुलेट करने का तरीका हो गया। ठीक है, अब अगर आप ये तरीका प्रैक्टिस भी करते हो, ठीक है, when you do it for different elements, which I am not asking you to do right now, but आपको मैं बोलूं कि पीरियोडिक टेबल में सारे जो एलिमेंट्स हैं उन सब का मुझे Z इफेक्टिव निकाल के दो। निकाल तो सकते ही हो ना? हाँ सर, बिल्कुल। Yes, निकाल सकते हैं सर। ठीक है, बट अब मैं कह रहा हूँ कि निकाल के दो, तो डोंट गो अहेड एंड डू दैट बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, अब जिसने निकाल के करा हुआ है, देखा हुआ है, तो व्हेन यू डू कैलकुलेट दैट, सारे एलिमेंट्स का आप Z इफेक्टिव निकाल देते हो तो उसमें एक ट्रेंड दिखता है। क्या ट्रेंड दिखता है?
आप नोटिस करना अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा इस तरीके से दैट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, राइट, तो इनमें Z इफेक्टिव का ट्रेंड कैसा रहेगा? ये ऐसे लेफ्ट टू राइट बढ़ता जाएगा, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। एंड यहाँ पे नोटिस करना व्हेन वी गो टॉप टू डाउन इन अ ग्रुप, ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है, सेकंड और थर्ड जो ग्रुप आता है, सॉरी पीरियड आता है, ऊपर से नीचे अगर मैं जा रहा हूँ, ठीक है, लाइक लिथियम से सोडियम जा रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है। सोडियम से पोटेशियम भी हल्का सा फ्लक्चुएशन रहता है, ठीक है। हाउएवर उसके नीचे मोर और लेस what we find is that Z effective is almost what? Constant. ठीक है, the value almost remains the same. ये आपके लिए याद रखना important है. This is something which is very very important. क्योंकि ये मैं बहुत जगह यूज करूंगा आगे, ठीक है। आपको चाहिए तो आप बैठ के कैलकुलेट भी करते रहो, मैंने आपको स्टेप्स बता दिए, ठीक है। आप उन सब से कैलकुलेट करके आंसर निकाल भी लो, ठीक है। हैविंग सेड दैट, ठीक है, हैविंग सेड दैट मैंने आपको क्या समझाया, बताया कि ये जो तरीका मैंने बताया है स्लेटर्स रूल, वो क्या है? एक अप्रोक्सीमेट तरीका ही है। इट इज नॉट समथिंग विच इज द एक्यूरेट वे। एक्यूरेट वे के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, वो हम लोग कभी डालने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रेंड समझ में आया आपको मोटा मोटा कैसा रहेगा? सर इसका क्वेश्चन कभी जेईई मेंस में तो एडवांस में पूछा है क्या? कि आप इफेक्टिव, देखो एडवांस में तो नहीं पूछा है, आई थिंक मेंस में फिर भी पूछा हुआ है, बट एडवांस में नहीं पूछा है कि आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल के बता दो हमें, ठीक है। Now with this understood, we are now going to study these periodic properties. एक एक करके हम लोग ये प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या लिखाई थी मैंने आपको लास्ट क्लास में? Atomic radius. एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, ये लिखा था ना लास्ट क्लास में, भूल गए? Observation. साइज ऑफ एटम, ये था ना फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो हम लोग पढ़ेंगे, 5 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना। हाँ सर। साइज ऑफ एटम, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। उस टाइम पे आपने इन चीजों को पढ़ा नहीं होगा, बट एटलीस्ट नोट्स में लिखा तो होगा ना। हाँ सर। हाँ सर। हम लोग इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे साइज ऑफ एटम के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं साइज ऑफ एटम के बारे में बात करूंगा, ठीक है, तो यहां पर नोटिस करना कि जो साइज का डेटा हम लोग देखेंगे, साइज का कंपैरिजन जो हम लोग करेंगे बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स, that will be based upon the experimental observation of the size of atom, not based upon quantum mechanical model. क्यों? Can anyone tell me why? Heisenberg's uncertainty principle है ना? Yes sir. अब probabilistic हो जाएगा। हाँ, Heisenberg's uncertainty principle के हिसाब से what we can do is talk about the region in which electron is more likely to be found, but that probability does not give us a correct estimate of the size
that is experimentally relevant or experimentally important. What do I mean by that? इसको मैं थोड़ा सा सिंपल आपके सामने ब्रेकअप करके बताता हूँ. सो अपन हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. नाउ some of the results about hydrogen atom from quantum mechanical model. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से आपने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या सीखा था जहां पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है? डज एनीवन रिमेंबर दैट डेटा? So 0.529. 529 angstrom. 0.529. ए नॉट बोला था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर आपको मैं अब ये 1s इलेक्ट्रॉन का डायग्राम याद दिलाऊं, डायग्राम याद है आपको? हाँ सर, कैसा होता था? स्फेरिकल, सॉरी. स्फेरिकल. और ये जो लाइक बॉर्डर आती थी, लाइक बाउंड्री सरफेस जो आती थी, वो कितने डिस्टेंस पे आती थी आपको याद है क्या? जिसके अंदर 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन रहता था. हाँ सर. हाँ सर. याद है? सर 0.5 to 9. नहीं 0.5 to 9. 101. ठीक है, ये एक्चुअली आता है कुछ 2.6 या 2.7 ए नॉट. ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट नहीं करवाया था आपसे. हाँ सर, नहीं. हाँ ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट नहीं करवाया था. ये कैलकुलेशन एक्चुअली अपने बस का है भी नहीं. ठीक है, ये कैलकुलेशन कैसे होता है वो याद है? ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है. अच्छा हाँ. देखो, क्योंकि 1s है तो 1s में क्या है, एंगुलर कंपोनेंट है ही नहीं. तो हम लोगों का जो रेडियल वाला पार्ट है आप उसका इंटीग्रेशन कर लो, वही आपके लिए काफी है. ठीक है, क्योंकि एंगुलर कंपोनेंट ही नहीं होता इसमें. तो साई स्क्वायर जो पूरा है उसको आप लिख लो, साई स्क्वायर आर थीटा फाई तीनों वाला लिख लो. ठीक है, लेकिन उसमें आपको सिर्फ रेडियल वाला पार्ट ही है वो काम आएगा, बाकी थीटा और फाई तो है ही नहीं ना इसमें. ठीक है, तो इसका आप इंटीग्रेशन करोगे 0 से उस वैल्यू तक जहां पर ये 0.9 नहीं देते, है ना, प्रोबेबिलिटी 90% नहीं आ जाए, और वो आप ड्रॉ कर लोगे. तो वो जब आप करते हो, आप तो नहीं करोगे क्योंकि आपको ये इंटीग्रेशन नहीं आता है. ठीक है, बट जो लोगों को आता है वो लोग कर लेते हैं, और उससे पता पड़ता है दैट ये जो वैल्यू आ रही है ये समवेयर अराउंड 2.67 या 2.66 एंगस्ट्रॉम आ रही है. सॉरी, ए नॉट आ रही है, ए नॉट. तो ये कितना हो गया, मतलब हाउ मच इज दिस इक्वल टू, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ ए नॉट एज 0.529 एंगस्ट्रॉम, कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करके बताओ ना. और 1 पॉइंट कुछ तो होगा. वो तो मुझे ही पता है. तो ये 1.41 एंगस्ट्रॉम आ रहा है. ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हो गया. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, अब मैं एक्सपेरिमेंटली देखता हूँ. ठीक है, एक्सपेरिमेंटली आई विल नेवर बी एबल टू लोकेट दिस. ठीक है, आई विल नेवर बी एबल टू लोकेट वेयर द इलेक्ट्रॉन इज एक्यूरेटली गोइंग टू बी. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, आप नोटिस करना दैट what we end up doing is बिकॉज एक एटम में हम लोग न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट है वो फिर भी एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकता है. ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज अ पॉसिबिलिटी थ्रू सर्टेन टेक्निक्स. ठीक है, क्या वो टेक्निक्स है वो सब छोड़ दो, बट हम लोग एक एटम के न्यूक्लियस का लोकेशन फिर भी काफी अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बट जो इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन होता है वो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, वी विल बी फाइंडिंग आउट द आंसर बट इट विल बी वेरी अनसर्टन.
अगर मैं इलेक्ट्रॉन की लोकेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटली, अगर हम सिर्फ न्यूक्लियस की ही पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, और वो H2 मॉलिक्यूल कैसे बना होता है, एक हाइड्रोजन का एटम और दूसरा हाइड्रोजन का एटम आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो है वो मेजर कर लेते हैं। ठीक है, एंड हम लोग ये मान लेते हैं कि जो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो d/2 है, लाइक इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज न्यूक्लियाई। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं। नाउ अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जब मैं इस चैप्टर में भी एटॉमिक साइज का डिस्कशन करूंगा तो हम लोग इस मेजरमेंट को ही इंपॉर्टेंस देंगे, जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग डेटा इकट्ठा कर रहे हैं उससे ही हम लोग रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वी विल नॉट बी एबल टू डू सो फॉर फ्रॉम अ थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो फिर भी ये कैलकुलेशंस एक्यूरेट रहती हैं, मतलब एक्यूरेट मतलब एज दे आर क्वाइट गुड। ठीक है, दे आर सॉल्वेबल। बट जब मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स पे आता हूँ तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की कैलकुलेशंस, जो ये ऑर्बिटल के शेप होते हैं, ये हमने पहले भी नोटिस किया था, मैंने आपको बताया था दैट दे आर डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो आपने बोला था कुछ अप्रोक्सीमेशंस लेके करते हैं। हाँ, कुछ अप्रोक्सीमेशंस लेके यूज किए जाते हैं। तो राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर नॉट टेकिंग अप दिस थियोरेटिकल अप्रोच। ठीक है, वी आर नॉट टेकिंग अप दिस थियोरेटिकल अप्रोच कि इससे हम लोग साइज ऑफ एटम एस्टिमेट करें और फिर उसको कंपेयर करें। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पर ही आंसर करेंगे। तो जैसे मुझे मान लो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का साइज समझना है, सॉरी हाइड्रोजन के एटम का साइज समझना है, तो मैं क्या करूंगा, H2 का मॉलिक्यूल जो है उसको आइडेंटिफाई करूंगा, उसको एनालाइज करूंगा, उसमें जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, बिकॉज ये न्यूक्लियस जो है ये आसानी से एक्यूरेटली लोकेट हो जाते हैं, और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको सिंपली डिवाइड बाय 2 करके अपना रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम मान लूंगा। ठीक है, और उससे ही फिर आगे कंपैरिजंस में यूज करूंगा। ठीक है, इसी तरीके से मुझे और भी एलिमेंट्स के साथ में जाना है, जैसे मान लो लिथियम है। ठीक है, तो लिथियम के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिथियम कैसा मिलता है नेचुरली अकरिंग, लिथियम का ऐसे वो मिलता है ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर, है कि नहीं? यस सर, पता नहीं। मतलब मेटल रहता है ना, मेटल सॉलिड होता है ना। यस तो ये सॉलिड होता है। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपने ये पढ़ा होगा ना क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड्स, तो जूनियर क्लास में अमॉर्फस पढ़ा है, कार्बन के चैप्टर में पढ़ा है सर। there is no regular pattern of arrangement, but crystalline में there is a regular pattern of arrangement. ठीक है, तो उस रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट को स्टडी करते हैं। ठीक है, और जो सबसे क्लोजेस्ट न्यूक्लियस रहते हैं, नेबरिंग न्यूक्लियस जो कहते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, एंड अगेन द रेडियस इज रिपोर्टेड एज हाफ ऑफ दैट डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 क्लोजेस्ट एटम्स। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स का रेडियस कंप्यूट करा जाता है और लिटरेचर में टैबुलेट करा जाता है। ठीक है, तो लेकिन नेसेसरी नहीं है ना कि इलेक्ट्रॉन्स बस वो मिड पॉइंट पे रिवॉल्व कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। मैंने वही बताया ना कि इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन आइडेंटिफाई करना इज अ चैलेंज। तो हम लोग यही तरीका अडॉप्ट करते हैं, दैट हम लोग डिफरेंट
एलिमेंट्स के ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, हो सकता है वो एलिमेंट ऐसे मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है वो एलिमेंट ऐसे सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट हो, ठीक है. What we try to do is we try to capture the distance between the closest nucleus, ठीक है, जो सबसे ज्यादा पास है, सब नेबरिंग है, नेबरिंग न्यूक्लियस जो है उनके बीच का डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, एंड देन we divide it by 2 to come up with the radius of that atom. But is that also necessarily accurate या उसमें भी थोड़ा variation हो सकता है? Very good question, because अब ऐसा होता है कि ये जो टेक्निक है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, करेक्ट. अब बिकॉज दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, तो यूएस के किसी प्रोफेसर ने एक्सपेरिमेंटेशंस करे और अपनी बुक में प्रिंट कर दिए. यूरोप के किसी प्रोफेसर ने एक्सपेरिमेंट करे और अपनी बुक में प्रिंट कर दिए, ठीक है. इंडिया के किसी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करे और अपनी बुक में प्रिंट कर दिए. तो जब आप ये डेटा ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, इफ आई आस्क यू टू रेफर टू डिफरेंट बुक्स, मैं आपको बोलूं एक ये एनसीईआरटी लो, एक जेडी ली लो, ठीक है. जेडी ली एक बुक आती है, मैंने मेंशन करी होगी आई थिंक आप लोगों को. नहीं सर, नहीं, नहीं बोला आपने. अच्छा, करूंगा, मैं थोड़ी देर में करूंगा, ठीक है. या कोई और बुक लो, वीके जैसा, या विकिपीडिया ले लो, तो आप लोग नोटिस करोगे कि शायद किसी में भी आपको रेडियस ऑफ एटम्स एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेंगे. सब में थोड़ा थोड़ा सा अंतर रहता ही है, ठीक है. स्लाइट वेरिएशंस आर देयर, मतलब किसी में, मतलब ऐसे किसी में रेडियस 0.72 एंगस्ट्रॉम मेंशन किया होगा, तो किसी में 0.71, तो किसी में 0.73 एंगस्ट्रॉम मेजर कर लिया होगा. मतलब सर ह्यूमन एरर भी होगा ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है. तो किन तरीके से मेजर करे हैं, किन कंडीशन से मेजर करे हैं, वो सब थोड़ा थोड़ा अफेक्ट करते हैं. नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट आपको कहीं पर भी डेटा का रट्टा नहीं लगाना है. आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि सोडियम एटम का रेडियस बता दो, कितना मिलीमीटर, कितना एंगस्ट्रॉम, कितना पिकोमीटर होता है. ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ डेटा of size of atoms. What is going to be asked from you is comparison. किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज छोटा होगा, किनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर सा होगा. Such comparisons are what you can expect as questions asked from you, ठीक है. तो डेटा के बारे में चिंता मत करना, डेटा थोड़ा बहुत वेरी करता हुआ मिलेगा ही सही. इवन इन द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स डेटा हल्का हल्का वेरी करता ही है. ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर. Is this background clear with everyone else as well? Yes, sir. ठीक है. Now with this context, अब मैं आपके साथ में further discussion करता हूँ, ठीक है. So let me come back to the heading atomic size. यहाँ पे आप ये पैराग्राफ रीड करो. While measuring atomic size of elements, we use certain approximated ways and technical experimental techniques, ठीक है. As a result, जो actual size of atom है is not accurate, ठीक है. थोड़ा बहुत variations आता ही आता है, ठीक है. इनफैक्ट ये जो टेक्निक्स हैं ये भी वेरी करती हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एलिमेंट वी आर ट्राइंग टू एनालाइज. जैसे आप नोटिस करोगे, अगर हम लोग नॉन मेटल्स का डिस्कशन कर रहे हैं,
लाइक हाइड्रोजन को मैं नॉन मेटल की कैटेगरी में डाल रहा हूँ, या हैलोजेंस हो गए, या ऑक्सीजन फैमिली, या नाइट्रोजन फैमिली हो गई, इनके एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉन मेटल्स के बारे में। तो ये नॉन मेटल्स कैसे मिलते हैं नेचर में? They would be forming covalent bonds with each other. Yes, sir. Yes, sir. तो उनके ऐसे मॉलिक्यूल्स एनालाइज करे जाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स एनालाइज करे जाते हैं जिनमें वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे होते हैं। तो उन कोवेलेंट बॉन्ड्स के बेसिस पर जो मेजरमेंट होता है उसको हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। ठीक है, टिपिकली ये नॉन मेटल्स के लिए यूज होता है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, मोस्टली नॉन मेटल्स के लिए यूज होता है। कभी कभी यू कैन ऑल्सो सी इट फॉर मेटल्स ऑल्सो, बट उस केस में मेटल्स के लिए जब यूज हो रहा होता है जब मेटल्स भी कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे होते हैं। ठीक है, ज्यादातर मेटल्स आयनिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं, बट देयर आर सम सिचुएशंस जिसमें मेटल्स कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बना लेते हैं। ठीक है, तो कैसा होता है उसमें, जैसे H2 का एग्जांपल लिया मैंने आपके सामने, तो हम लोग हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करेंगे, उसके जो दोनों न्यूक्लियस है उनके बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे, वी डिवाइड दैट बाय 2 एंड रिपोर्ट इट एज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दिस विल बी द हाइड्रोजन का रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस क्यों? क्योंकि इन हाइड्रोजन एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। मेटल्स के लिए we typically report something called as metallic radius. ठीक है, मेटालिक रेडियस क्या होता है? हाँ, नहीं, ऑर्गेनो मेटालिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मतलब मेटल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनाते हैं। ठीक है, आई थिंक अभी आप स्टार्टिंग में नहीं देखोगे, स्टार्टिंग में तो आप कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड देखोगे? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन्हीं के कॉम्बिनेशन में, राइट? टिपिकली दीज आर द एलिमेंट्स दैट यू विल बी, एंड समटाइम्स हैलोजेंस आल्सो। ठीक है, इन्हीं के आप क्या देखते हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना? समटाइम्स मेटल्स आल्सो फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं। वो एक अलग से सेक्शन रहेगा, आप लोग इस चैप्टर में नहीं किसी और चैप्टर में डिस्कस करोगे बाद में। अभी के लिए जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दिस फैक्ट कि कोवेलेंट रेडियस प्राइमरीली नॉन मेटल्स के लिए यूज होता है। ठीक है, बट कभी कभी मेटल्स के लिए भी रिपोर्ट करा जाता है। ठीक है, बाय स्टडीइंग दोज कंपाउंड्स जिसमें मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे होते हैं। अदरवाइज मेटल्स के लिए टिपिकली क्या यूज होता है, यहाँ पे आप नोटिस करो, मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस क्या होता है? हम लोग जो मेटल्स हैं उनका स्ट्रक्चर नोटिस करते हैं। मेटल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। तो उस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं ऐसे उनके रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट देखते हैं, और उसमें नोटिस करते हैं कौन से नियरेस्ट नेबर्स हैं। ठीक है, वो नियरेस्ट नेबर्स के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। ठीक है, एंड डिवाइड दैट बाय 2 टू रिपोर्ट एज द मेटालिक रेडियस। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में भी मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि हम लोग उनका क्लोज्ड फॉर्म ऑफ पैकिंग ऑब्जर्व करते हैं, बट ये वर्ड आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये जब आप बाद में एक चैप्टर पढ़ोगे सॉलिड स्टेट तब समझ में आएगा। बट यहाँ पे मैं डेफिनेशन में अभी लिख रहा हूँ उसको। ठीक है, डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका क्लोज पैक फॉर्म। ठीक है, क्योंकि एक ही मेटल के डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, ऐसा कंपल्शन नहीं है कि एक मेटल का एक ही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर टाइप हो। तो उसमें जो क्लोज पैक्ड होते हैं वो वाले फॉर्म्स के बारे में बात करी जाती है। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ थर्ड वन आल्सो व्हिच इज कॉल्ड एज वॉन डर वाल्स रेडियस। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना वॉन डर वाल रेडियस कौन सा होता है? दिस इज टिपिकली यूज्ड फॉर नोबल गैसेस। ठीक है, एंड समटाइम्स नॉन मेटल्स के लिए भी यूज कर लेते हैं, बट जनरली नोबल गैसेस के लिए यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि नोबल गैस क्या है? एटम के फॉर्म में ही रहते हैं, दे डोंट फॉर्म कंपाउंड्स, है कि नहीं? Yes, sir. तो हम लोग क्या करते हैं, नोबल गैस लेते हैं, जैसे मान लो आर्गन है। ठीक है, तो अभी आर्गन का अगर मैं गैस फॉर्म ले रहा हूं, ठीक है, तो ये आर्गन के एटम्स ऐसे स्प्रेड होंगे दूर दूर। ठीक है, तो मुझे पता ही नहीं है कि मैं मतलब कैसे, मुझे तो सिर्फ न्यूक्लियस दिख रहा है ना, ये जो डॉट्स है वो सिर्फ न्यूक्लियस दिख रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है एटम इतना है कि एटम इतना है।
कि एटम इतना है, मुझे आइडिया ही नहीं है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन को एक्यूरेटली लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ न्यूक्लियस की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको सॉलिडिफाई करते हैं लो टेम्परेचर्स पे, ठीक है, जैसे आर्गन है, काफी लो टेम्परेचर्स पे ले जाना पड़ता है, ठीक है, वहां पर इनको सॉलिडिफाई करते हैं। जब इनको सॉलिडिफाई करते हैं तो इनका भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, मतलब इसमें भी ऐसे न्यूक्लियस जो है वो ऐसे रेगुलरली अरेंज होने लग जाता है, पैटर्न में अरेंज होने लग जाता है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उस पैटर्न को एनालाइज करते हैं और जो उसमें जो सबसे पास के दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, ठीक है, जो भी सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस होता है वो मेजर कर लेते हैं एंड देन रिपोर्ट द रेडियस एज हाफ ऑफ दैट डिस्टेंस, उसको कहा जाता है वॉन डेर वाल रेडियस, ठीक है। ये समझ में आया, ये नोबल गैसेस के लिए यूज होता है प्राइमरीली। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और कई बार नॉन मेटल्स के लिए भी यूज हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के भी वॉन डेर वाल रेडियस रिपोर्ट करा जाता है। तो उसमें क्या करते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस होता है उसको सॉलिडिफाई करते हैं और जो सक्सेसिव मॉलिक्यूल्स के बीच का नियरेस्ट गैप होता है उसको डी लेकर डिवाइड बाय 2 करके वी रिपोर्ट वॉन डेर वाल रेडियस ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। अब एक जनरल ट्रेंड अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करा जाता है, यहाँ पे नोटिस करना, अगर मान लो मैं किसी एलिमेंट के लिए दोनों मेटालिक और कोवेलेंट रेडियस मेजर कर सकता हूँ तो टिपिकली कोवेलेंट रेडियस मेटालिक से बड़ा ही आता है, अगर मैं दोनों मेजर कर सकता हूँ तो। वैसे अगर किसी एलिमेंट के लिए मैं वॉन डेर वाल और कोवेलेंट दोनों मेजर कर सकता हूँ, ठीक है, तो उसका वॉन डेर वाल डेफिनेटली बहुत बड़ा आएगा एज कंपेयर टू कोवेलेंट, ठीक है, क्योंकि वॉन डेर वाल्स फोर्स क्या होता है, वीक होता है, ठीक है, इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, तो एटम ज्यादा पास में रहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट ये पता पड़े आपको एटॉमिक साइज के मेजर्स, ठीक है, कोवेलेंट, मेटालिक एंड वॉन डेर वाल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एटॉमिक साइज का डेफिनेशन, ठीक है। अब यहां पे नोटिस करना, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द साइज ऑफ एन एटम। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे, पहला फैक्टर रहेगा व्हाट, इट विल बी द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मेरा n का साइज बड़ा होगा तो मेरा r का यानी कि एटम का भी साइज बड़ा होगा। अगर मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3s में प्रेजेंट है वर्सेस मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम का 4s में प्रेजेंट है, तो किसका साइज बड़ा होगा? 4s. ठीक है, तो दैट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन इंपॉर्टेंट फैक्टर। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। दिस इज समथिंग विच यू कैन बहुत सिंपली इंट्यूटिवली समझ सकते हो। अगर मेरा z इफेक्टिव ज्यादा होगा, ठीक है, इफ द z इफेक्टिव इंक्रीजेस देन r would Decrease. decrease, Yes, sir. Yes, sir. sir. ठीक है। करेक्ट। नाउ अब आप नोटिस करोगे इसमें अब ट्रेंड्स कैसे रहेंगे साइज के। तो अगर मैं अक्रॉस अ पीरियड जा रहा हूं लेफ्ट टू राइट, तो मेरा n कैसा रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसा रहता है? इफ आई एम आस्किंग लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें मैं कंपैरिजन कर रहा हूं,
इनका कॉन्फ़िगरेशन याद है सबको? व्हाट इज देयर कॉन्फ़िगरेशन? Yes, sir. 1s2 2 1 2 2. 2s2 ए बोर्ड्स मॉडल वाले बेवकूफ 11th Yes, क्लास sir. में आए नहीं क्या तुम? सर भूल गया. दोबारा मुझे बोर्ड्स मॉडल वाला कॉन्फ़िगरेशन मत बोल देना. नहीं नहीं सर. 1s2 2s2 2p1 राइट एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? 2. सब में सेकंड शेल में लाई कर रहा है. Yes, sir. Yes, sir. तो अक्रॉस अ पीरियड n तो कांस्टेंट हो गया. व्हाट अबाउट z इफेक्टिव? z इफेक्टिव के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले कुछ बताया था. Yes, across the period it increase. लेफ्ट Increase across the period. पीरियड z इफेक्टिव इंक्रीज करता है ना. ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था. अगर नहीं किया था तो आप यहाँ पे देखो ना. z इफेक्टिव क्या होता था? z माइनस सिग्मा है ना. z कैसे इंक्रीज करता था? Yes, sir. अगर मैं लेफ्ट टू राइट हॉप कर रहा हूँ एलिमेंट बाय एलिमेंट तो z इंक्रीजेस बाय 1 बाय यूनिट ऑफ 1 है ना. Yes, sir. एंड सिग्मा वो भी सिग्मा increase भी होगा. इंक्रीज करता था. ठीक है. सिग्मा ऑल्सो इंक्रीजेस बट लेस देन 1 यूनिट से इंक्रीज करता था ना. सेम. Sir, is it because कि मतलब 0.85 और 0.35 इसलिए वैसे? हाँ. सिग्मा जो है वो सेम ग्रुप में ऐड हो रहा था ना इलेक्ट्रॉन. तो उसका जो शील्डिंग है वो पूरा 1 थोड़ी ना होता है. राइट. तो यहाँ पर मेरा Yes, sir. z इफेक्टिव जो था वो भी इंक्रीज कर रहा है. z इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है तो कलेक्टिवली क्या हो जाएगा? r डिक्रीज Decrease. करेगा, साइज डिक्रीज करेगा. तो इफ आई टेक दिस एग्जांपल, इसमें मैं साइज का कंपैरिजन अगर आपसे पूछूंगा तो आप बहुत इजीली बताओगे कि अक्रॉस अ पीरियड साइज डिक्रीज करेगा. ये समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज नोटिस भी कराऊं, ठीक है, वैसे तो मैं लाइक ऐसा डेटा आपको याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ. ठीक है. और ना ही आपको डेटा याद भी करना है. बट लेट्स से इफ आई शो यू, आई गिव यू सम आइडिया ऑफ द साइज. ठीक है. जस्ट गिव मी 1 minute. आई just show you some data. ठीक है. और ये मैं बुकलेट से उठा रहा हूँ डेटा. ठीक है. यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये ऐसे एंगस्ट्रॉम में है. ठीक है. साइज का डेटा. ठीक है. एंगस्ट्रॉम में है ये अक्रॉस अ पीरियड. ठीक है. अच्छा, डाउन द ग्रुप आप नोटिस करोगे. डाउन द ग्रुप कैसा हो जाएगा? मैंने बताया z इफेक्टिव तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है ना. हाँ सर. Yes, sir. z इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है. और डाउन द ग्रुप जाने पर n बढ़ जाता है. हाँ सर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लाइक लिथियम का आउटर इलेक्ट्रॉन 2s में, सोडियम का 3s में, पोटेशियम का 4s में, सो ऑन सो फोर्थ है ना. तो ये n का वैल्यू बढ़ रहा है ना. तो साइज कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा है ना. Yes. Yes, sir. और अब अगर मैं आपको यहाँ पे नोटिस करवाऊं साइज का चेंज. ठीक है. जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग डेटा अगेन, नो नीड टू रिमेंबर दैट डेटा. ठीक है. तो इन दोनों में आपको यहाँ पे इतना चीज समझ में आ रहा है दैट जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज जो है उसका चेंज सिग्निफिकेंट रहता है. ठीक है. सिग्निफिकेंटली चेंज होता है साइज. ठीक है. काफी डिसेंट जंप्स है. ठीक है. यहां पर आप नोटिस करोगे.
ठीक है, बारिंग दिस, ठीक है। आप और अगर नोटिस करोगे तो ये मोटा मोटा कैसा दिख रहा है ट्रेंड आपको साइज का, सर स्मॉल हॉप्स में कम हो रहा है। है ना? Small तो द साइज चेंज इज ग्रेजुअल, ठीक है। कैन आई यूज दीज वर्ड्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, साइज चेंज इज, यहाँ पर मैं ऐसे सिग्निफिकेंट लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं अंग्रेजी का देखो भरपूर इस्तेमाल करा करूंगा, ठीक है। इस चैप्टर में जनरली, टिपिकली, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, ये मैं बहुत इस्तेमाल करूंगा। तुम लोग मुझे मनी मन बहुत गाली दोगे कि सर बहुत चालू हो आप। नहीं सर, हम लोग अच्छे लोग हैं। जब जैसी लैंग्वेज मिलती है वैसा आप कन्वीनियंट वर्ड यूज कर सकते हो, बट ये मैंने सीखा है, ये मैंने मेरे टीचर से सीखा है, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, ठीक है। वो आप धीरे धीरे सीखोगे मुझसे भी कि कैसे आपको जो MBA वाली लैंग्वेज होती है ना, डू यू नो MBA वाली लैंग्वेज क्या होती लेकिन हम लोग को भी इंग्लिश आती है सर। हाँ सर। है? बट इसको जनरली ऐसे MBA लैंग्वेज बोलते हैं। MBA लैंग्वेज होता है हर चीज में ऐसे आंसर करने देना, इट डिपेंड्स, किसी भी चीज का क्लियर आंसर नहीं देना, उसमें ऐसे बस जोड़ देने का, इट डिपेंड्स अपॉन दिस, इट डिपेंड्स अपॉन दैट। तो मैं इस चैप्टर में काफी यूज करूंगा, तो आप लोगों को सीखना होगा मुझसे कैसे यूज करना है उसको। यस सर। तो यहाँ पर आपने नोटिस करा साइज चेंज ग्रेजुअल है, और यहाँ पर कैसा है साइज चेंज? Significant. सिग्निफिकेंट। अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बट क्योंकि बाद में मेरी जान खाते हैं बार बार पूछ के बच्चे, नो नीड टू रिमेम्बर डेटा, ठीक है। ये मैंने बस ऐसे ही रैंडमली आपको इस पॉइंट को सिग्निफाई करने के लिए दिखा दिया है, ठीक है, कि साइज चेंज यहाँ पर सिग्निफिकेंट होता है, यहाँ पे ग्रेजुअल होता है, बट यू शुड नॉट फोकस और चैनल एनी एनर्जी टुवर्ड्स रिमेम्बरिंग दिस वैल्यूज। ओके, तो सर हाँ इसमें कोई एक्सेप्शन है क्या ये पीरियड, डोम पीरियड में? बिल्कुल बिल्कुल। सर व्हेन वी लुक एट द फोर्थ पीरियड, तो उसमें आफ्टर द फर्स्ट टू एलिमेंट्स n is डिक्रीजिंग, तो मतलब उससे कुछ अफेक्ट पड़ेगा रेडियस पे? नहीं, आउटर इलेक्ट्रॉन तब भी मतलब सेम ही रहेगा ना। जैसे स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम का आउटर इलेक्ट्रॉन तो फिर भी 4s ही है ना, 3D थोड़ा ना हुआ, वही कह रहे थे ना तुम? यस सर। तो स्कैंडियम का आउटर इलेक्ट्रॉन तो 4s ही कहलाएगा ना, 3D थोड़ा ना कहलाएगा। यस सर। एनीवेज, तो अपन एक्सेप्शंस की बात करेंगे। देखो ट्रेंड्स अपनी जगह है, ट्रेंड्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, एक्सेप्शंस आर गोइंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चंस इन्हीं पे बनेंगे, तो यहाँ पे नोटिस करना। सबसे पहले मैं S एंड P ब्लॉक में एक्सेप्शंस हाईलाइट कर देता हूँ जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? अक्रॉस अ पीरियड साइज कैसा मिल रहा है हमें? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट नोबल गैसेस का जो साइज रहता है, दैट इज समथिंग विच इज रिपोर्टेड अ हायर वैल्यू। नाउ व्हाई इज दैट रिपोर्टेड अ हायर वैल्यू? बिकॉज उनके लिए जो साइज मेजर हो रहा है वो वॉन्डर वॉल मेजर हो रहा है, तो वो नेचुरली एक हायर वैल्यू रिपोर्ट हो जाता है। उनके लिए हम लोग कोवेलेंट वैल्यू या फिर मेटालिक रेडियस वैल्यू रिपोर्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो द रीजन फॉर नोबल गैस टू बी साइटेड एज एन एक्सेप्शन इज द फैक्ट दैट उनके लिए द मेजरमेंट्स आर ऑफ वॉन्डर वॉल रेडियस, ठीक है। सर हम लोग को 10th में बताया था कि द रेडियस इज बिगर बिकॉज उनका बैलेंस शेल पूरा भरा हुआ है, तो फिर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्स। हाँ सर, सेम बोला। नहीं, ये रीजन है, दिस इज द रीजन व्हाई दे हैव साइटेड मोर, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या एक्सपेक्टेशन है? साइज क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। बढ़ेगा। इंक्रीज होगा। तो हम लोग जब बोरॉन से एल्यूमिनियम जाते हैं साइज बढ़ता है, ठीक है। गैलियम से इंडियम जाते हैं साइज बढ़ता है,
इंडियम के नीचे ये कौन सा एलिमेंट है, कौन बताएगा मुझे? आदित्य। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, आदित्य को बता दो यस सर, कौन सा एलिमेंट है ये। थैलियम। अरे वाह, ठीक है। सो दिस इज थैलियम। सो इंडियम से थैलियम जाएंगे हम लोग तो भी साइज बढ़ेगा। तो ये सब चीजें नॉर्मल चल रही हैं, बट बिटवीन अल्यूमिनियम एंड गैलियम वी फाइंड अ डिसरप्शन। वी फाइंड दैट अल्यूमिनियम और गैलियम का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो दिस इज एन एक्सेप्शन। अब इस एक्सेप्शन के पीछे का रीजन समझना। इस एक्सेप्शन के पीछे का रीजन क्या साइट करा जाता है? सो द रीजन साइटेड इज दैट गैलियम के पहले, यू रिमेंबर गैलियम का लोकेशन क्या होता था इन द हाँ पीरियोडिक सर। यस सर, राइट? अगर आपको मैं ऐसे याद दिलाऊं पीरियोडिक टेबल, तो जिंक के बाद है ना, तो यहाँ पर ये बोरॉन, ये अल्यूमिनियम और फिर ये गैलियम आता था ना। तो ये गैलियम के पहले यहाँ पर ये पूरा 3D सीरीज फिल होती थी, ठीक है। और ये 3D सीरीज की वजह से क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ये जो 3D के इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए यहाँ पर, दे आर पुअर एट शील्डिंग, ठीक है। जितनी अच्छी शील्डिंग उनको करनी चाहिए ये उतनी अच्छी शील्डिंग करते नहीं है, राइट? अपन ने पढ़ा था ना शील्डिंग, S इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन F। यस सर। Yes, sir. D एंड F क्या है? दे आर पुअर शील्डर्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये गैलियम के पहले जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए 3D में, दे आर पुअर एट शील्डिंग। अगर ये पुअर एट शील्डिंग हो गए तो उससे क्या हो जाएगा? Z सर इफेक्टिव, इफेक्टिव Effective बढ़ेगा. ठीक है। Z इफेक्टिव ऑफ गैलियम इज हायर एंड Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा? More new. ज्यादा अट्रैक्शन फील होगा ना आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो एटम का साइज श्रिंक हो जाएगा, द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ डिक्रीज। व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि गैलियम के लिए द साइज ऑफ द एटम इज not as large as it would be expected, it is slightly lesser, it is almost equal to aluminum. अब एक बहुत important point है आपके सामने, which is the start of this chapter, I should say the true start of this chapter. You might ask me, sir, what about here? Is a similar exception found between silicon and germanium? इसके सर आपने तो बोला था कि can't be predicted. इसके बाजू वाला ग्रुप है ना ये, मतलब ये बोरॉन, अल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम यहाँ पर, और इसके बाजू में यहाँ पर है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पीबी, राइट? तो गैलियम के पहले भी 3D के इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, तो जर्मेनियम के पहले भी तो फिल हो रहे हैं ना। Yes sir. यहाँ पर एक्सेप्शन मिल रहा है बट यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? Sir, is it because there's a p electron as well? नहीं तो वो तो गैलियम में ना। Extra p electron. Metal. एल्यूमिनियम नॉन मेटल है, मेटलॉइड है सर। और कोई रीजन, और कोई फैंसी रीजन, समथिंग जो आपको आ रहा है ऐसे दिमाग में? अच्छा, अगर आप नोटिस करोगे ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना अल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में we saw a change and we reported this as an exception, ठीक है, because of poor shielding of 3D electrons. Now germanium के केस में भी
पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है. आई एम नॉट डिनाइंग दैट, दैट वुड बी हैपनिंग, बट मे बी जर्मेनियम के केस में उसका इम्पैक्ट इतना डोमिनेटिंग नहीं रहा कि उसका साइज सिलिकॉन से छोटा या सिलिकॉन के बराबर हो गया. It still showed an increase in size only when we went from silicon to germanium. That is why we are not putting it in the category of exceptions. Now, अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता ये, तो आपका पॉइंट एकदम वैलिड है. आपको बिल्कुल नहीं पता क्योंकि आपसे एक्सेप्शंस प्रिडिक्ट नहीं करवाए जाएंगे. Exceptions are to be remembered and not predicted. बिल्कुल एकदम यार, स्पोकन लाइक अ ट्रू प्रोडिजी. कौन था? सर आप ही नहीं बोला था सर, ऐसे लिखाया आप ही ने बोला था सर. हाँ हम लोग को. सर. दिखाया. इसलिए तो प्रोडिजी बोला ना. मतलब मुझसे ही सीखे हो और किसे सीखे हो? सर आपसे. तो एक्सेप्शंस आर रिक्वायर्ड टू बी रिमेम्बर्ड. ठीक है, उनके पीछे का रीजंस भी आप एक्सप्लोर करोगे. ठीक है, रीजंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, हाउएवर व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, यहाँ पे आप नोटिस करना, वी आर नॉट डूइंग एनी क्वांटिफिकेशन. मतलब ऐसा नहीं हो रहा है ना कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रीजन है इसकी वजह से 60% इम्पैक्ट आ रहा है, 30% इम्पैक्ट आ रहा है, 20% इम्पैक्ट आ रहा है. ये क्वांटिफिकेशन थोड़ा ना कर रहे हैं हम लोग, ये मैथमेटिकल एनालिसिस थोड़ा ना कर रहे हैं. So we will subjectively comment that in certain situations, in certain examples, certain factors dominate, and because of that factor dominating in that example, we find this exception. Maybe और भी जगह वो फैक्टर डोमिनेट कर रहा होगा और उसकी वजह से और भी जगह एक्सेप्शंस मिल रहे होंगे, बट वी कांट guarantee it to be working everywhere, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हर जगह डोमिनेट करे. तो जैसे कार्बन में भी वो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वाला फुलफिल नहीं हुआ था. करेक्ट करेक्ट. तो इसीलिए हमें एक्सेप्शंस को याद रखना है, समझना है, रीजन समझने उसके, एंड विल आल्सो हैव टू मेक पीस with the fact that why that exception is not getting replicated elsewhere. Sometimes it will, sometimes it won't. Okay? The times that it won't be replicating would be because of maybe that factor didn't dominate in that case. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइज के बहुत सारे फैक्टर्स है ना. मतलब जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो सिलिकॉन से जर्मेनियम जब हम नीचे जा रहे थे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, राइट? साइज बढ़ना चाहिए, बट Z इफेक्टिव के ऊपर भी सोचना पड़ेगा. तो Z इफेक्टिव बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इंक्रीज हो गया. मे बी सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम में इतना इंक्रीज नहीं हुआ कि साइज का रिवर्सल मिल जाए. गैलियम एल्यूमिनियम के बीच में हो गया. इज दैट क्लियर? सर एक डाउट है मुझे. हाँ बोलो बोलो. सर इंडिया में भी सेम केस होगा गैलियम की तरह की? नहीं नहीं मिलता. सर ऐसा क्यों, मतलब कुछ रीजन है? बिकॉज मे बी वहां पर आपने ऐसा क्यों सोचा, पहले आप मुझे बताओ. सर जैसे गैलियम के साथ मतलब हुआ वो 3D के वही नेक्स्ट ही है ना मतलब. हाँ, तो आपने सोचा कि 4D के जो इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ सर. वो पुअर शील्डिंग कर रहे होंगे. हाँ सर वैसे ही. हाँ तो आपका जो सोचा हुआ पॉइंट है वो एकदम सही है कि यस 4D के इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग कर रहे हैं और पुअर शील्डिंग कर रहे हैं. ठीक है, उसकी वजह से Z इफेक्टिव बढ़ा होगा, बिल्कुल बढ़ा होगा. आई एम नॉट डिनाइंग दैट. रेडियस डिक्रीज भी हो. ठीक है, बट क्या उसका इम्पैक्ट इतना डोमिनेट कर गया होगा कि वो जो N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रहा है उस इफेक्ट को डोमिनेट कर गया? ऐसा नहीं दिख रहा है. यस सर. हाँ सर. अगर दिख रहा होता तो फिर मैं इसको भी एज एक्सेप्शन आपके सामने हाईलाइट करता ना.
यस सर। ठीक है, तो हाँ thought सर। process सही है तुम्हारा, बस मार्गदर्शन मैं करूंगा, ठीक है। यस सर, समझा सर। चलो ऑलराइट, आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करते हैं। और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? सर नवंबर के पहले कौन से चैप्टर्स कवर हो जाएंगे? नवंबर के पहले सर अक्टूबर में मेजर टेस्ट और उसमें कितने सारे चैप्टर्स? अक्टूबर मेजर टेस्ट अनाउंस करा है तुम्हारा? हाँ सर। यस सर। बॉन्डिंग तक है। हाँ सर। बट सर बॉन्डिंग तक है। सर फर्स्ट अगस्त को अभी तक जो पढ़ा है ना ऑलमोस्ट सब कुछ है होते हैं उसमें। क्या? सर फर्स्ट अगस्त को अभी जो ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ा है फिजिक्स को छोड़ के बाकी सब में सबका टेस्ट। सर मेजर टेस्ट में भी 75 क्वेश्चंस ही होंगे ना? नहीं, अलग रहेगा पैटर्न, वो थोड़ा एडवांस बेस्ड रहेगा। सर 2 पेपर है सर वो 2 टाइम। पेपर है, एक दिन में मेन है, दूसरे उसके अगले दिन एडवांस ऐसा दिया है। हाँ, एक मेंस का पेपर होगा और एडवांस के 2 पेपर होंगे। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। मतलब दुखी क्यों हो रहे हो यार, मतलब तुम लोग मतलब जेई के एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर कर रहे हो ना। सर बट मार्क्स सर मार्क्स। अरे तुम मार्क्स के लिए अभी से क्यों इतना मतलब, ये कैसी बात हुई? सर आज ही रिजल्ट आया सर, आज तुम्हें दुखी हो इतना गया। इतना प्रेशर, इतना लाइक प्रॉब्लम मतलब क्यों ले रहे हो यार? मतलब इट इज फॉर एनीथिंग, मतलब इट्स नॉट जस्ट पढ़ाई, फॉर एनी स्किल। मतलब कल को तुम अगर चेस के प्लेयर भी हो और फिर तुम्हारा चेस का कोई टूर्नामेंट होने वाला है, तो उसके पहले वो चेस के प्लेयर को भी नर्वसनेस होती है। तो इट इज नॉर्मल टू यू नो थिंक अबाउट इट और यू नो कीप इट एट द बैक ऑफ योर माइंड, बट उससे ऐसे माहौल मत सैड बनाओ यार। मतलब माहौल सैड बनाने से किसी को फायदा नहीं मिलेगा। सर दिवाली वेकेशन कब देते थे इस वाले? दिवाली के आई थिंक 3-4-5 दिन पहले, और दिवाली के 1-2 दिन सर बाद। आपने बोला था कि आप होमवर्क नहीं दोगे सर ये वाले वेकेशंस में अगस्त के। सर अब बोला था क्या मैंने? हाँ सर, आपने बोला था। हाँ सर। हाँ हाँ सर वो सर। यस सर। ऐसा रिकॉर्डेड प्रूफ भी है यार तुम लोगों के पास तो। अब तो हाँ सर, हाँ यूट्यूब पे सर। डाला आपने लेकिन। सुना सर, पक्का होगा। पहले तो मैं क्या ऐसे झूठ बोलता था कि तुम लोग झूठे हो, किसने रिकॉर्डिंग करी है क्या, अब तो मैं वो भी नहीं बोल सकता। सर हमारे पास प्रूफ है सर। अब मुझे कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। आई विल नॉट कॉल इट होमवर्क, आई विल कॉल इट सम माइंड बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, ब्रेन डेवलपमेंट। सर ये भी रिकॉर्ड हो गया। हाँ सर ये भी रिकॉर्ड हो गया। तो तुम्हें क्या लगता है, मैं कुछ और नहीं सोच सकता? सर सर रिकॉर्डिंग सोच लेना सर। सर बट सर हमें तो आपकी पता साजिश होगा है ना कि कि आप तो होमवर्क पता चल गया ना सर सर उनको तो पता सर कि चलेगा आप ना कि कुछ वो तो homework स्लाइली नहीं देने सर की। आप ऐसा बोलो सर, कोई भी क्रिया ये होमवर्क ये मतलब ये वैकेशन में नहीं करेंगे, मतलब वो तो तो तुम मुझे वो स्टेटमेंट बना के भेजो, फिर मैं देखता हूँ कि वो कितना रोबस्ट है। अरे सर आप इतना मेहनत मत करो सर, उससे बेटर होमवर्क ही मत दो ना सर, सब लोग खुश हैं। सर। देखते हैं अभी, मतलब आपको भी नहीं सोचना पड़ेगा सर। कहाँ होमवर्क मिल रहा है तुम लोगों को? सर इजी हो इतना सही तो पढ़ा है मैंने। अरे सर एक हफ्ता सर मिल सर रहा है सर आप हम महीनों लोग के को बाद। और भी सब। हम्म। सर बहुत मिल रहा है सर। बहुत मिल रहा है, मैथ्स और फिजिक्स में बहुत मिल रहा है क्या? हाँ सर। हाँ फिजिक्स सर में हर दिन ज्यादा इतना मैथ्स में सारा बहुत दे। मिल रहा है। सर मैथ्स में तो सर एक्सरसाइज। फिजिक्स का तो एक असाइनमेंट हम लोग को 2 घंटा लगता है करने के हाँ लिए। सर बहुत और फिर भी काइनेमेटिक्स सॉल्व सर। तो एक असाइनमेंट तो मतलब कम ही टाइम लग रहा है, मतलब और ज्यादा लगना चाहिए। अरे सर अभी अरे तो सर शुरुआत है। लेकिन दिमाग बहुत दुखता है सर करके वो। सर वो असाइनमेंट 1 की बात कर रहे हैं सर, असाइनमेंट 3 में 100 के अरे वो 15-20 नहीं मिनट लगेंगे। सर वो relative असाइनमेंट velocity 3 तो सर का। 24 घंटे में भी नहीं होगा सर, इतना ऐसा है वो। हाँ सर उसके लिए 2 दिन लगे पूरे। हाँ। सर 2 दिन करने सर के थोड़ा बाद भी दया सारे खाओ ना क्वेश्चंस सर, आप अटेम्प्ट देखो नहीं हुए। हमारी दशा कैसे है इधर। सर वैसे भी आपने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि अभी होमवर्क पहले मांगते थे, अभी नहीं मांगते। गुड। सर वैसे हम ऑर्गेनिक कब स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट ईयर। ऑर्गेनिक
जनरली अक्टूबर नवंबर के आसपास होता है शायद। सर हाँ सर अगस्त में जो ब्रेक दिया है विल वी हैव क्लासेस फॉर केवीपीवाई ड्यूरिंग दैट ब्रेक? ये तो यार मुझे आइडिया नहीं है। सर शायद होगी सर क्योंकि उस वक्त वो भी हो गए रिवीजन लेक्चर्स दिए हैं मुझे। मेरे हिसाब से तो शायद होगी। सर केवीपीवाई के क्लासेस आप लोगे क्या? डाला तो है मेरे टाइम टेबल में 5:30 ऑन हाँ थर्सडे। सर मैं मिला आज। हाँ 5:30 to 8। सर बट 11th में देना चाहिए कि 12th में? मतलब मोस्टली सब 12th में बोलते आपका क्या ओपिनियन? डिपेंड करता है, मतलब देखो सर क्योंकि इसमें बायो भी है सर, हम लोग को हाँ सर बायो। सो 11th में जनरली मतलब वो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं देना who are doing well in their current topics, ongoing topics, and उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है, एंड दे आर एबल टू फाइंड दैट एक्स्ट्रा टाइम टू प्रिपेयर फॉर आगे के टॉपिक्स, क्योंकि इसमें देखो आपको आगे के टॉपिक्स के लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलर सिलेबस तो अपनी स्पीड पे चलेगा और केवीपीवाई में तो आगे के टॉपिक्स भी पूछे जाएंगे। सर मतलब वैसे भी अटेंड कर सकते हैं ना लेक्चर्स? ठीक है, मतलब टाइम पास करना है टाइम पास करो। अरे नहीं सर, मतलब मैथ बायो के सिवाय तो सब आगे काम ही आने वाला है ना। सर मतलब एसीपी सर ने बोला था कि वो सिलेबस सर 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस होगा। वो फिजिक्स में होता होगा ना, मैं तो केमिस्ट्री का बता रहा हूँ। वो अच्छा सर, केमिस्ट्री मतलब ओवरलैप हो रहा है क्या सर पेस और सर उसका ने बोला कि थोड़ा बहुत? 10th और 11th दोनों का होगा और बायो में मोस्टली 10th का होगा। मैं तो केमिस्ट्री का बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री में रहता है आगे के चैप्टर्स का। सर तो अगर वो ओवरलैप हो रहा है तो फिर हम लोग को पेस में भी हेल्प होगा ना, अगर हमने वो हाँ क्लासेस सर ली। वही इसलिए बोल रहे हैं। वो ठीक है, हेल्प होगा तुम्हारा, बट ऐसा सर पास्ट पेपर्स में उसके आयोनिक इक्विलिब्रियम के भी क्वेश्चन है, वो 12th का टॉपिक है। हाँ हाँ करेक्ट। तो देखो अभी आई एंड इनफैक्ट मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि अभी केवीपीवाई का जब प्रिपरेशन होगा ना, तो डोंट एक्सपेक्ट कि each and every chapter will get covered. The priority will be given to those chapters which are often asked, and उतना भी आप समझ लो, उतना भी अंडरस्टैंड कर लो, तो यू हैव अ गुड चांस ऑफ क्लियरिंग दैट स्टेज 1। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल केवीपीवाई में आयोनिक इक्विलिब्रियम पे भी चैप्टर पूछा जाता है, जैसे उस लड़के ने बोला अभी, बट दैट विल नॉट बी अ चैप्टर दैट आई वुड वांट टू स्टार्ट विद यू गाइस, क्योंकि उसका हार्डली कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। I would want to start with a chapter which is more asked, जिसका frequency of questions ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ताकि उसके questions आप देखो, प्रैक्टिस कर लो, फिर अगला चैप्टर देखो जिसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया? सर सपोज हम लोग खाली पीसीएम पढ़ के जाए तो भी क्लियर हो सकता है एग्जाम? क्या पढ़ के जाओ? पीसीएम बी सर। अच्छा, बायो पढ़ के नहीं जाने तुम लोगों को? हाँ सर सर कौन पढ़ेगा तो इसीलिए बायो? पढ़ा था सर हम लोग, नहीं हाँ पढ़ना सर पड़ेगा। बायो मतलब इसके लिए तो इंजीनियरिंग लिया। हाँ वो ठीक है, बट अब इस चीज में मतलब आई वुड नॉट बी एबल टू से, इन द सेंस कम चांस हो जाएगा, मतलब you would need to do spectacularly well in maths, physics and chemistry to be able to overcome that gap जो आप बायो में छोड़ दोगे, क्योंकि वेटेज बराबर ही है ना सबका। सर आपको पता है आईसीएसई ने इस बार इतने मार्क्स लेके हम लोग के रिजल्ट्स में? सर वो उनके क्राइटेरिया का अकॉर्डिंग सर मुझे हिंदी में 90 के ऊपर कभी नहीं मिला, स्कूल में हमेशा 90 91 मिलता था सर, बोर्ड्स में सीधा 99 दे दिया। और सर हमारे स्कूल में सब लोग को, बस 1-2 लोगों को 90 के बिला आया पूरे स्कूल में बोर्ड्स के फाइनल रिजल्ट में।
हाँ तो इस साल यही कर रहे हैं, एचएससी में भी बांटे ही थे, एचएससी क्या बोल रहा हूँ, एसएससी में भी बांटे ही थे नंबर। सर लेकिन इनका SSC में मतलब कोई सर marks नहीं बांटे बांटे थे, थे नहीं सर नहीं हमारे बांटे थे। स्कूल का लोएस्ट तो गया है सर। हाँ नहीं वो अलग ही चल रहा है, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं वो लोग। एसएससी में नहीं बांटे थे सर सर, लेकिन ऐसा कोई मत फायदा SSC ही में नहीं है जरा सर, भी क्योंकि marks अभी नहीं सब लोग को इतना अच्छा मार्क्स आ रहा है बोर्ड्स में। आईजी वाले तो एग्जाम दे के बैठे थे। वही सर, बहुत सर जिन नाइंसाफी लोग को हुई। 75 के नीचे आता था प्रीलिम्स में, वो लोग 95 लेकर आए हैं बोर्ड्स में। ठीक है ना यार, वही देखो 10th का रिजल्ट क्या है, इसीलिए अब मैटर नहीं करता कहीं पे भी, बिकॉज 10th के रिजल्ट को इतना ऐसे रिलैक्स कर दिया गया है दैट उसके बेसिस पर देयर इज हार्डली एनी डिफरेंशिएशन दैट हैपेंस। सो 10th क्लास का रिजल्ट हैज मोर बिकम अ मोटिवेशनल एग्जाम रादर देन अ सिलेक्शन एग्जाम और अ शॉर्टलिस्टिंग एग्जाम और एन एलिमिनेशन एग्जाम। इट इज़ मोर लाइक कि चलो बच्चों को एक्सपोजर मिल रहा है नेशनल लेवल पर, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करो, उनको अच्छे से नंबर दो, थोड़ा अरे सर मोटिवेट करें। साल इतना मेहनत किया और फिर एंड में हुआ ही नहीं बोर्ड्स। मतलब वो तो सर आईजी वालों ने तो एग्जाम भी दिया था। हाँ वो तो खैर इस साल का थोड़ा एक ज़्यादा अनलकी सिचुएशन हो गया, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु एक्चुअली डिड अ लॉट ऑफ मेहनत। बट ठीक है यार, मेहनत ऐसे वेस्ट नहीं जाएगी यार, दिस इज समथिंग विच विल बी अ पार्ट ऑफ योर लाइक वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशंस एज वेल। सर पर तो भी आईजी ने टफ करेक्शंस भी किया। वो ठीक है, देखो वो सब अब बीच बीच की चीजें हैं जो कि पार्ट एंड पार्सल हैं ऑफ हाउ द प्रोसेस गोज। डोंट स्ट्रेस ऑन दैट टू मच। ठीक है, यस सर। सर आप ये सब छोड़ो सर, आप अपने मन को शांति दे दो सर। हम लोग को अगस्त के एक हफ्ते में आप बस रिलैक्स करो सर। हम लोग आपको कोई दूसरा नाम सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सर। सर बस शांति से रहो सर, हम भी शांति से रहेंगे। सर सर देखो सर, राजस्थान। अब अगर हम आपने कुछ होमवर्क नहीं दिया तो फिर हम लोग का भी ऐसे मोराल बढ़ेगा, फिर हम लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे, फिर आपका नाम ऐसे रोशन करेंगे, फिर सब लोग जीजेसीएल सर को बोलेंगे कि ये पेस के बेस्ट टीचर है, तो फिर आपको भी खुशी होगी। सर देखो सर, ऐसे छोटे छोटे डिसीजन से इतना बड़ा इम्पैक्ट। तुमको सर भूख नहीं लग गोपाल आप रही है? चलो भूख लग रही है मुझे। सर गोपाल आपको चूना लगा रहा है। गोपाल की बकवास से मेरा पेट भर जाएगा। चलो बाय सर। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू।